मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी संकट में है। मोदी सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन ज्ञानेश कुमार का भाग्य मोदी सरकार के हाथ में अब नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। विपक्ष तो पहले से ही उनसे नाराज दिखाई दे रहा है। खास तौर पर बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर हमलावर बना हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में और लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से कर दी गई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने को मंजूरी भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करेगा, यानी सिर्फ सुनवाई ही नहीं होनी है बल्कि ज्ञानेश कुमार को हटाने पर भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही ज्ञानेश कुमार पर भी बड़ा फैसला हो जाएगा। तो आज हम ज्ञानेश कुमार की खतरे में पड़ी कुर्सी को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सवालों में थे और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक के बाद एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े खुलासे राहुल गांधी ने किए हैं, उसके बाद से तो ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। विपक्ष ने तो उन पर कोर्ट की अवमानना करने के भी आरोप लगाए थे। ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर का मामला हो या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के खुलासे का मामला हो, ज्ञानेश कुमार सबूतों को दबाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक के बाद एक सबूत सामने रखता जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को की, जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे किए कर्नाटक की एक सीट को लेकर। उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 सितंबर को की और उसमें भी बड़े खुलासे किए और इसके बाद से ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जिस तरह से इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और जांच करने के बजाय सबूतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष पहले से ही उनसे नाराज है। इसी साल 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति का विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विरोध किया था। राहुल गांधी 3 सदस्यीय उस कमेटी का हिस्सा है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला लेती। आपको याद होगा, जब इसकी बैठक बुलाई गई थी, राहुल गांधी उसमें पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जब ज्ञानेश कुमार के नाम का विरोध किया था तो उनके इस विरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। सवाल तो कमेटी की बैठक पर भी उठाए गए थे और अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं। दरअसल पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को लेकर है। इस कानून को मोदी सरकार ने आनन फानन में बनाया था और ज्ञानेश कुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनकी नियुक्ति इस कानून के जरिए हुई थी, जबकि विपक्ष की तरफ से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, कोई फैसला आता, उससे पहले ही सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए कानून को रद्द कर दिया और पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया तो मोदी सरकार को तो बड़ा झटका लगेगा ही, साथ ही सबसे बड़ा झटका लगेगा ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि उनकी तो कुर्सी भी चली जाएगी। आपको बता दें, 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था, क्योंकि इससे पहले इनकी नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। सरकार अपनी मनमर्जी के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देती थी। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक पद होता है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया जरूर मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नियुक्ति के मामले में सरकार की मनमानी चलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 3 सदस्यों वाली इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था। यानी इस कमेटी में किसी का भी बहुमत नहीं था। एक वोट प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का था तो एक वोट विपक्ष के नेता के रूप में विपक्ष का था और डिसाइडिंग वोट था सीजेआई का। लेकिन इस कमेटी ने एक भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं की, क्योंकि सरकार ने इस कमेटी की कभी कोई बैठक बुलाई ही नहीं। और दिसंबर 2023 को संसद में एक कानून बनाया गया सरकार की तरफ से और कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया गया। और बड़ी बात यह थी कि सरकार की तरफ से जो कानून बनाया गया उसमें सीजीआई को पैनल से बाहर कर दिया और उनकी जगह लेकर आई केंद्र के मंत्री को।
यानी कमेटी में अब सरकार का बहुमत हो गया, यानी खुद एक प्रधानमंत्री, दूसरे कैबिनेट मंत्री और उसके अलावा विपक्ष के नेता। और उसके बाद बहुमत के आधार पर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और फिर दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। और जब वो बैठक बुलाई गई थी तब उसमें राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उन्होंने ज्ञानेश कुमार के नाम पर आपत्ति जताई, लेकिन उनकी आपत्ति नहीं सुनी गई। इसके बाद राहुल गांधी उस बैठक से बाहर आ गए थे और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकार के कानून को रद्द करने की मांग की गई है, नियुक्ति प्रक्रिया में फिर से सीजीआई को शामिल करने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ में होनी थी, लेकिन समय की कमी के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से डिमांड की गई थी कि कम से कम 2 घंटे का समय उन्हें दलील देने के लिए चाहिए ही चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जब ये दलील दी तो जस्टिस कांत ने मामला 11 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर लिया। भूषण ने अपनी दलील में कहा कि यह मामला समय समय पर सूचीबद्ध किया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कोर्ट से हर दिन 3 से 4 घंटे का समय देने का अनुरोध किया, जिसमें से याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें पूरी करने में 2-2 घंटे का समय मिल सके। उनकी बात सुनते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि इस मामले का उल्लेख 11 नवंबर की सुबह किया जा सकता है, जिससे पीठ उस दिन गैर जरूरी मामलों की सुनवाई स्थगित कर सके और इस मामले में सुनवाई हो सके। दरअसल राजीव कुमार 16 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और इसे 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि मामला 12 फरवरी को सूचीबद्ध नहीं हुआ और फिर 19 फरवरी के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। इस बीच आनन फानन में 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया और उनकी नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि नियुक्तियां कोर्ट के अनूप बरनवाल मामले के फैसले का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं। यह भी बताया गया कि पिछली 3 नियुक्तियां भी इसी तरह की नियमित प्रक्रिया से की गई। कोर्ट ने उसी वक्त यह साफ कर दिया था कि सरकार अभी कोई भी फैसला ले ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है तो वो सरकार के फैसले पर लागू होगा, यानी सरकार के फैसले को रद्द भी किया जा सकता है। यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर देता है तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अपने आप ही रद्द हो जाएगी। अब 11 नवंबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 11 नवंबर से ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के मामले में सुनवाई शुरू होगी और जैसा संकेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि इस मामले में रोज सुनवाई हो सकती है और ऐसा होता है तो नवंबर में ही कोर्ट कोई फैसला भी सुना सकता है। वैसे 11 नवंबर को बिहार में आखिरी चरण के लिए वोटिंग भी होगी। इसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती कराई जाएगी, यानी बिहार चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ज्ञानेश कुमार पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। वैसे विपक्ष को तो उम्मीद थी कि कोर्ट इस मामले में बिहार चुनाव से पहले ही कोई फैसला सुना दे, जो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन 14 नवंबर को इधर बिहार के नतीजे आएंगे, उधर ज्ञानेश कुमार के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।